हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत आपका। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 5 लेक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हमारा 6th लेक्चर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जिसके अंदर हम कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सेल कंसंट्रेशन और इसके अलावा हमने फ्लो ऑफ करंट के बारे में पढ़ा था कि जब हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो फ्लो ऑफ करंट किस डायरेक्शन में होता है, उसके बारे में पढ़ा था। अब अपना जो टॉपिक है वो बेटा कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको कि आप सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और जी से भी रिप्रेजेंट करते हो। और कहता है कि इट इज द ड्राइविंग फोर्स। ये ड्राइविंग फोर्स होता है जो कि हेल्प करता है किस में, फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट में करंट किस तरह से फ्लो कर रहा है। ठीक है, हम वो चीज पढ़ेंगे किस तरह से सॉल्यूशन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, उसके बारे में बताता है कि किस प्रकार से सॉल्यूशन में जो करंट है वो फ्लो करता है। इसके अलावा अगर हम और बात कर लेते हैं कि हमारे पास ये क्या होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम जैसा कि अपने पास डेफिनेशन है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको लिख लें। इसको जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और जी से भी, सी और जी दोनों से 1/r। ये अपना फार्मूला बन गया। इसकी बेटा अगर मैं यूनिट की बात करता हूं, यूनिट होती है इसकी पर ओम, और एसआई यूनिट होती है इसकी साइमन, जिसको ये आप एस से रिप्रेजेंट करते हो। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। सिंपल सी डेफिनेशन इसमें देखना, जो पहला था वो वहां पर अंडरस्टैंडिंग की ज्यादा जरूरत थी, बट यहाँ पर थ्योरेटिकली आपको पोर्शन मिलेगा, इतना ज्यादा नहीं है। आप कुछ एक फार्मूलाज पढ़ोगे, बस उन्हीं के बेस पर ये काम करता है। ठीक है, तो ये था अपना कंडक्टेंस के बारे में। दूसरा जो अपना टॉपिक आता है, कंडक्टेंस में 2 टाइप्स आते हैं, एक तो मेटेलिक कंडक्टेंस एंड सेकेंड वन इज द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस में हमने क्या पढ़ा था बेटा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट का फ्लो था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अब फ्लो ऑफ करंट्स तो होगा बट अलग अलग है। अलग अलग का मतलब है, एक तो मेटल्स में फ्लो ऑफ करंट हो और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में फ्लो ऑफ करंट हो, दोनों में अलग अलग है। ठीक है, मेटल्स में जैसे कि हमने मान लिया सिल्वर के अंदर भी हो सकता है, सिल्वर मेटल है अपने पास, एल्यूमिनियम है। ठीक है, इस तरह से हो सकता है। तो अपने पास मेटल्स के अंदर भी हो सकता है, और मेटल्स में क्यों होता है वो चीज अपने को वैसे पता है, बट यहाँ पर हम देखेंगे मेटल्स में बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होती है, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के कारण क्या होता है, कंडक्टेंस होती है। जैसा कि आपने देखा भी होगा, आपको पता भी है कि जब हम फैन को ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करने से क्या होता है, सर्किट कंप्लीट होती है। सर्किट कंप्लीट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ठीक है, और फिर वो अपने फैन के पास जाता है, वो उसको क्या करता है, एक्टिंग कर देता है। उसके बाद फैन क्या करना स्टार्ट कर देता है, रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से हुआ बेटा वहां पर। तो यहाँ पर क्या है, वही चीज है कि ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स। बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के अंदर वहां पर हम ये नहीं बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये हो रहा है। वहां पर तो अपने पास क्या होता है, मान लिया सपोज आपके पास सॉल्यूशन है, आप ये मान लेते हैं कि अपने पास वही चीज है, एक सॉल्यूशन है और दूसरा इस तरफ सॉल्यूशन मान लिया। आप इसी तरह से हमने लिया था, या फिर एक भी हो सकता है, उसमें एक कैथोड मान लो, एक एनोड मान लो, और उसके बाद आपने उसको क्या कर दिया था, कनेक्ट कर दिया था। ठीक है, और बैटरी से भी कनेक्ट हो सकता हो वो। ठीक है, इस तरह से आपके पास हो सकता है। अब हम जब ट्रांसफर देखते तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो पॉजिटिव नेगेटिव ब्रेक डाउन हुई थी, यहाँ पर जो पॉजिटिव नेगेटिव ब्रेक डाउन हुई थी, उनकी वजह से कंडक्टेंस थी। यहाँ पर क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है, उसकी वजह से है। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो यहाँ पर तो आयंस के माइग्रेशन के कारण पॉजिटिव आयंस किसी तरफ जा रहा है, नेगेटिव दूसरी साइड जा रहा है। या अगर हम ये बात कर लेते हैं, सपोज मान लिया एक ही सॉल्यूशन के अंदर आपके पास एक कैथोड है और दूसरी क्या है, एनोड है। ठीक है, एक कैथोड और दूसरी एनोड है। जब कैथोड एनोड को आप क्या कर देते हो, इसको कनेक्ट कर दोगे इस तरह से। करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे। जो नेगेटिव आए होंगे वे किसकी, पॉजिटिव मास पॉजिटिव प्लेट या नेगेटिव प्लेट है, इलेक्ट्रोड है,
तो जो नेगेटिव होंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे और पॉजिटिव आयंस होंगे वे इसकी नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रांसफर होंगे, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, इसी वजह से कंडक्टेंस यहाँ पर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से। दूसरी चीज नॉट डिकम्पोज ड्यूरिंग द कंडक्शन, यहाँ पर टूटना इलेक्ट्रॉन्स का तो ये होता है कि ये नहीं होता कि खत्म हो जाए थोड़े टाइम के बाद, ऐसा तो नहीं होता। यहाँ पर कंटिन्यूसली आपने देखा भी जो आपके घर में सप्लाई होती है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, अब ये थोड़ी ना होता कि एक बार वहां से आपके ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक पहुंच गई तो उसके बाद खत्म हो जाती है, कंटिन्यूसली फ्लो करती रहती है, तो डिकम्पोज नहीं होते यहाँ पर। ठीक है, तो जो मेटेलिक कंडक्टेंस होता है उसका कोई डिकम्पोजिशन नहीं होता, कोई टूटना नहीं होता, बट यहाँ पर क्या होता है बेटा आपके पास डिकम्पोज हो जाती है ड्यूरिंग द कंडक्शन। जैसे ही कंडक्शन होता है माइग्रेशन ऑफ आयंस होते हैं, माइग्रेशन ऑफ आयंस होते ही क्या होता है डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। क्या चीज, इसलिए जो कन्वर्ट होते हैं आयंस में, पहले कोई भी सॉल्यूशन था, सपोज यहाँ पर NaCl था, NaCl जैसे ही आपने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मोल्टन फॉर्म में था, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करते ही वो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा वो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। हम इसके बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे, इससे आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, जब हमें दूसरी जैसे अपनी गैल्वेनिक सेल पढ़ी थी, दूसरा हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे ना, वहां पर हम उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके ज्यादा उसके बारे में। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव में कैसे ब्रेक होता है, कैसे ये एक दूसरे की तरफ ट्रांसफर होते हैं, वो चीज हम देख लेंगे। तो बट कहने का मतलब यही है कि आयंस में ब्रेक होने की वजह से क्या होता है, ये डिकम्पोज जो आयंस होते हैं ये डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और यहाँ पर यही चीज इसमें कंडक्टेंस होती है। कंडक्टेंस क्या होती है ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ आयंस, जो आपके पास जो भी आयन है उनका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कंडक्टेंस स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है टेम्परेचर अगर बढ़ा भी देते हो, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कंडक्टेंस क्या होनी स्टार्ट हो जाती है, डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टेंस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, क्यों होती है वो चीज मैं अभी डिस्कस करूंगा। बट यहाँ पर क्या होता है टेम्परेचर के बढ़ाने से कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। ये क्या होती है बेटा, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा आयंस में ब्रेक होगा। जो भी इलेक्ट्रोलाइट थे अपने पास है, जो भी हमने इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाले थे, वे उतनी ज्यादा ब्रेकडाउन होने स्टार्ट होंगे, उतने ज्यादा ब्रेकडाउन होने स्टार्ट होंगे तो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे तो उतना ही अच्छा इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, कंडक्टेंस होगा अपने पास। ठीक है, वो चीज होगी। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से कंडक्टेंस इंक्रीज होती है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के केस में। बट इस केस में क्या था, टेम्परेचर के बढ़ाने से क्यों डिक्रीज हुआ, क्योंकि जैसे बेटा आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स निकलने स्टार्ट होते हैं तो मान लिया सपोज करो, मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूं। सपोज दिस इज द मेटल, एनी मेटल, आपने इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, हीट करना स्टार्ट कर दिया। हीट करने से क्या होगा, जो इसके इलेक्ट्रॉन्स थे उनमें वाइब्रेशन स्टार्ट होगी। वे क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट से वे एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो वे इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब आपके इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो तब आपके पास क्या होता है, जैसे गर्म करने की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, इसको गर्म करने की वजह से ऐसा होता है। और जब इलेक्ट्रॉन इसके पास यहाँ पर ज्यादा रहेंगे नहीं, सपोज मानने की चीज है, जब एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा है, जब ग्राउंड स्टेट में कोई चीज है ही नहीं, तो इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, इतना ज्यादा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई चीज स्टेबल कब होती है, ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में मतलब कहने का मतलब ये है बेटा, अब आप बैठे हुए हो, अगर आप रिलैक्स मूड में हो तो आपसे कोई भी काम करवा सकते हैं, कुछ भी आप इजीली आप वर्क कर सकते हो। अगर आप एक्साइटेड स्टेट में हो, एक्साइटेड स्टेट का मतलब है आप गुस्सा हो, मैं बोल सकता हूँ कि आप एक्साइटेड स्टेट में गुस्से में हो, तो गुस्से में आप काम करोगे नहीं, करोगे ना, ऐसा होता ही नहीं। तो एक्साइटेड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वहां पर काम नहीं होता। बट ग्राउंड स्टेट में हर कोई चीज आती है वो अपनी ग्राउंड स्टेट में रहे, वो अपनी स्टेबल स्टेट में रहे, और ग्राउंड स्टेट स्टेबल स्टेट होती है। इसीलिए क्या होता है बेटा कि टेम्परेचर के बढ़ाने से कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाती है। इसका और भी एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है। अब होता क्या है, यहाँ पर एक कर्नेल का एक यहाँ पर डिस्कशन होता है, जिसकी वजह से ये काम होता है, टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टेंस डिक्रीज होती है। क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज कर्नेल्स होते हैं, ये कर्नेल्स क्या होते हैं देखेंगे, वाइब्रेट एंड रिड्यूस द कंडक्टेंस। ये वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे। सपोज मैं कोई मेटल मान लेता हूं इसी प्रकार से, सपोज दिस इज अ मेटल एंड दैट इज द न्यूक्लियस। और पॉजिटिव चार्ज कहां पर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है।
भाई न्यूक्लियस के अंदर ही होता होगा या बाहर, तो जो ऑर्बिटल होती है वहां पर तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होता है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर जो चार्ज होता है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। वाइब्रेशन की वजह से जो कंडक्टेंस होती है वो डिक्रीज हो जाती है। क्यों होती है वो चीज अब देखेंगे। अब देखते हैं एक बार कर्नेल्स की बात करते हैं, होते क्या है। अब जो न्यूक्लियस होता है बेटा अपने पास, मैंने यही न्यूक्लियस की बात की, ऑफ एन एटम, किसी एटम का, इज कॉल्ड एज कर्नेल। उसको क्या बोलते हैं हम? कर्नेल बोलते हैं। किसी एटम्स के न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? कर्नेल बोलते हैं, ठीक है। सो व्हेन एटम लॉस ऑल इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए जब कभी भी ये एटम अपने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में मिलेंगे, इनको लॉस कर देता है, सभी को लॉस कर देता है। यहां से जा चुके, भाग चुके हैं, यहां से भागने के बाद कैसा चार्ज बचेगा इसके ऊपर? पॉजिटिव बचेगा ना। भागने के बाद कैसा चार्ज बचेगा? पॉजिटिव बचेगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बचेगा। क्यों? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स तो भाग गए, और नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर था? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। वे भाग गए। भागने की वजह से क्या होता है बेटा कि when the atoms lose all its valence electron, जब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं, get positively charged only। अब क्या बचेगा इसके पास? पॉजिटिव ही तो बचेगा, है ना? ऐसा ही होगा ना। सपोज मैं बात कर लेता हूं, आप एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कुछ भी ले लीजिए। सपोज मैंने मैग्नीशियम ही ले लिया, Mga, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 2। अगर ये 2 के 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, लॉस करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेटेलिक कंडक्टेंस तो हुआ। बट एक बार ऐसा हो जाए कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, निकलने के बाद ये क्या बन जाएगा? Mg2 पॉजिटिव। अब इसके पास कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। तो अब जब ये पॉजिटिव चार्ज बचेगा ना, अब कहता है कि इसके पास ओनली पॉजिटिव चार्ज बच जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव कर्नेल्स। और अब इनको क्या बोलते हैं हम? पॉजिटिव कर्नेल्स बोलते हैं। क्यों? अब ये चार्ज किसकी वजह से बचा है? न्यूक्लियस की वजह से बचा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो भाग चुके हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है, जो कर्नेल्स होते हैं, इट सेल्फ बियर ओनली पॉजिटिव चार्ज। इसलिए हम ये बात बोल सकते हैं कि जो कर्नेल्स होता है, कर्नेल्स मतलब न्यूक्लियस की बात की थी उसने, वो अपने आप क्या कर लेता है? पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर बियर कर लेता है। मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और वो चार्ज किसका होता है? प्रोटॉन का होता है, ठीक है। अब प्रोटॉन क्या करेंगे? वहां पर वाइब्रेट करेंगे तो कौन रहेगा वहां पर? इलेक्ट्रॉन तो भाग चुके हैं। अब इलेक्ट्रॉन की वजह, जिसकी वजह से कंडक्टेंस हो रही थी, वो तो वहां पर है ही नहीं। वो वहां पर नहीं है तो क्या होगा? वहां पर कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। वहां पर कंडक्टेंस बेटा डिक्रीज हो जाएगी। बट यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि जैसा अपने पास सॉल्यूशन होता है, यहाँ पर सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में अगर हम यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट होंगी, पहले तो वे डिकम्पोज हो जाएंगी। टूटने की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव में टूट जाएंगी। नेगेटिव किसकी तरफ भागेगा? पॉजिटिव कैथोड की तरफ भागेगा। पॉजिटिव किसकी तरफ भागेगा? नेगेटिव एनोड की तरफ भागेगा। आयन की तरफ जाएंगे, जिस वजह से जितने ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव आयंस टूटेंगे, जितना ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव अपने पास होगा, उतनी ज्यादा क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, उतना ही अच्छा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होगा, ठीक है। तो ये था अपने पास मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार अब इसको उतारिए। चलिए आगे देख लेते हैं। अपने पास इलेक्ट्रोलाइट, अपना अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स देखिए बेटा, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? अभी हमने जब हम बार बार गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ रहे थे, उसका मोल्टिक सेल बोलते हैं, या फिर हमने किसी भी सेल के बारे में पढ़ा, तो हम एक चीज बोलते हैं कि इसके अंदर कुछ आयंस होते हैं, जिस आयंस के ब्रेकडाउन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो ये आयंस क्या होते हैं? ये वो सब्सटेंस क्या होते हैं? उन सब्सटेंस को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइट। इन्हीं इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इन्हीं इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से जो कंडक्टेंस होती है वो कंडक्ट होती है। कंडक्टेंस का कंडक्ट होने का मतलब फ्लो ऑफ, आप आयंस बोल सकते हो, फ्लो ऑफ आयंस की वजह से कंडक्टेंस का होना, ठीक है, करंट का ट्रांसफर होना। तो इलेक्ट्रोलाइट से अपने पास सब्सटेंस होते हैं। दीज आर द सब्सटेंस
ठीक है, कौन से सब्सटेंस होते हैं बेटा, जिनकी वजह से क्या होता है, आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कंडक्ट होती है। ठीक है, दीज आर द सब्सटेंस, या फिर आप इनको कंपाउंड्स बोल सकते हो। ठीक है, दीज आर द कंपाउंड्स विच आर कंप्लीटली एंड पार्शियली, which are completely and partially dissociated into ions after passing electricity इन मोल्टन, या फिर मैं इसको एक्वस फॉर्म बोलूं। समझ में आ गया? ये इलेक्ट्रोलाइट्स वे सब्सटेंस होते हैं बेटा, वे सब्सटेंस होते हैं, या फिर हम उनको कंपाउंड्स बोलोगे, कंपाउंड्स होते हैं जो कि कंप्लीटली पूरी तरह से भी और पार्शियली, या फिर पूरी तरह से ना भी टूटे, टूट भी सकते और नहीं भी टूट सकते। कैसे, उसकी बात करेंगे। डिसोसिएट इनटू आयंस, आयंस में टूट भी जाए और ना भी टूटे आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जब आप उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा देते हो। कब? जब ये मोल्टन एक्वस फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल कहने का मतलब ये है, मान लिया आपके पास कोई सॉल्यूशन है, ये कोई सॉल्यूशन और इसके अंदर कोई भी, मान लिया ए और बी इकट्ठा, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ए भी इलेक्ट्रोलाइट है। अब किया क्या, यहां से दो इलेक्ट्रोड ली और इनको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, बैटरी से। अब जैसे ही करंट इनके अंदर ट्रांसफर होगा, यहाँ पर ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर होने की वजह से ये क्या करेंगे, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। तो ये क्या कहता है कि ये भी इलेक्ट्रोलाइट्स होती है जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी होती है। दूसरी चीज, ये चीज तो अपने को पता लग गई, इन्हीं की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। अब ये कंप्लीटली भी डिसोसिएट हो सकते हैं और पार्शियली भी डिसोसिएट हो सकते हैं। जैसे कि मैं इसी का एग्जांपल लेता हूं, ए और बी है, ए प्लस प्लस बी नेगेटिव, कंप्लीटली डिसोसिएट है। ए और बी है, ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। यहां पर देखिए, दिस इज नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट, ये वापिस बन के ये वापिस इसकी फॉर्मेशन भी हो रही है। जब भी कभी आपको वन एरो का साइन दिखे तो आप बोलोगे कंप्लीटली डिसोसिएट है। डबल एरो का साइन दिखिए आप बोलोगे वीक डिसोसिएट या फिर पार्शियली डिसोसिएट, आप ये बात बोल सकते हो। मैं वीक तो नहीं बोलूंगा, वीक इसके लिए अच्छा वर्ड नहीं होगा, मैं पार्शियली वर्ड बोलूंगा कि पार्शियली डिसोसिएटेड है। ये बात समझ में आई आपको? यहां तक क्लियर हुआ कि जो कंप्लीटली डिसोसिएट भी हो सकते हैं और ये पार्शियली डिसोसिएट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज अपने पास क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन को बताती है। अब ये होता क्या है, जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव्स में ब्रेक हो जाएंगे, इनकी वजह से हमने बार बार पढ़ रहे हैं, इनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, इनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा। ठीक है, उसका फ्लो ऑफ आयंस स्टार्ट हो जाएंगे। ये चीज समझ में आ गई आपको? ठीक है, कर लोगे? यहां तक मिटा दी इसको। ठीक है, अब देखते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं बेटा। इलेक्ट्रोलाइट के दो टाइप होते हैं। कौन कौन से दो टाइप होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स के दो टाइप होते हैं। एक है ये रहा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक को बोलूंगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करता हूं। अब ये क्या थे, पार्शियली भी डिसोसिएट थे और कंप्लीटली भी डिसोसिएट थे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, ये मैं बोलूंगा कि कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस, ये पूरी तरह से आयंस में कन्वर्ट टूट जाएंगे। तो मैं यहां पर एक प्रकार से बोल सकता हूं कि मैं 100% डिसोसिएट बोल लू। ठीक है, ये क्या करेंगे,
partially dissociate into ions, तो मैं कहूंगा कि नॉट 100%, मैं 95% भी बोल दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 95 तक बोल देता हूं, ठीक है। कहने का वही मतलब है, ए प्लस बी, ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव। यहां पर बेटा क्या बोलेंगे, ए बी, ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव। समझ में आ गया। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं जब ये सॉल्यूशन में जाते हैं और जब इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करवा देते हैं एक्वस और मोल्टन फॉर्म में, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वे पार्शियली डिसोशिएट हो जाते हैं। अब ये जो कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं तो यहाँ पे एक वर्ड आता है, इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हाई होता है। क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हाई। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये कुल मिला के ये बताता अपने को कोई चीज कंप्लीटली टूट रही है या पार्शियली टूट रही है। अब इसने कहा कि हाई है, हाई का मतलब कंप्लीटली ब्रेक डाउन है, ठीक है। पूरी तरह से ब्रेक हो जाना आयंस का, ठीक है। ऑफ किसका, हमने वापस सब्सटेंस लिखा। यहां पर जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा इज हाई है, तो यहां पर वीक बोल सकते हैं, या फिर मैं इसको लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलूंगा। कर लोगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं होगा। कोई डाउट? अब मैं इसके एग्जांपल ले लेता हूं। इसके एग्जांपल के लिए क्या हो जाएगा बेटा अपने पास, जैसे कि NaOH है, NaCl है, KCl है, ठीक है। ये अपने पास क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और भी हो सकते हैं। KOH है, ठीक है, HCl ले लेते हैं, H2SO4 ले लेते हैं, एक्सेट्रा। दीज आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करते हैं। अगर मैं इनकी बात कर लेता हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट अपने पास कौन से होंगे, CH3COH है, CH3COOH, ठीक है। इसके अलावा अपने पास और कौन से हो सकते हैं, H3PO4 हो सकता है, H3PO4, ठीक है। और एक दो ध्यान आ जाएगा अभी, अपने पास AgCl होता है, AgCl हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये जब भी कभी आपको इनके एग्जाम्पल मिलेंगे ना, जब भी कभी बेटा आपको इनके एग्जाम्पल मिलेंगे तो आपको लिखा मिलेगा CH3COH, आपको कुछ इस तरह का लिखा मिलेगा CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। बट कभी भी इनका एग्जाम्पल मिलेगा आपको, तो आपको लिखा मिलेगा, जैसे सपोज मैंने NaCl ले लिया, KCl ले लिया, KOH भी हो सकता है, K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। आपको इस तरह से इन दोनों में डिफरेंशिएट देगा, ठीक है। कर लोगे। तो दिस इज द ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। वी डिफरेंशिएट द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, एंड वी डिस्कस these are the completely dissociate into ions, 100% dissociation, A and B give rise to A plus and B negative, and in the weak electrolyte the partially dissociate, and approx 95% dissociation is take place, and it will be AB give rise to A plus and B negative, but it is a reversible reaction, understand. And degree of dissociation is very high, and there is the degree of dissociation is very low, and example is NaOH, KOH, NaCl, KCl, and there is the example of CH3COH and H3PO4, AgCl, etc. These are the example of the weak electrolyte. I hope आपको समझ में आ गया होगा। कर लोगे बेटा, ठीक है। चलिए इसको उतारिए, आगे करें आगे, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं।
ये लेक्चर लंबे लंबे होंगे तभी अपना कंप्लीट हो सकती है यूनिट, अदरवाइज बहुत लंबी यूनिट होती है। +2 की सारी यूनिट अप्रोक्स सॉलिड स्टेट है, सॉल्यूशन है, केमिकल काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ये 4 यूनिट तो लंबी यूनिट है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं इसके अलावा नेक्स्ट जो अपने पास पॉइंट आएगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। देखिए इलेक्ट्रोलाइट क्या करते थे, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टेंस, इनकी वजह से क्या होती थी, कंडक्टेंस होती थी। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन का मतलब क्या है, ना, ना का मतलब यही है कि ये भी सब्सटेंस होते हैं, ये कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, इन सॉलिड और मोल्टन फॉर्म में। ठीक है, तो हम ये बात बोल सकते हैं दीज आर द सब्सटेंस which do not conduct electricity in solid and molten form। ये सॉलिड और मोल्टन फॉर्म में होने के बावजूद भी, अगर बेशक से इनको मोल्टन फॉर्म में है, उस फॉर्म में है होने के बाद भी ये क्या नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। जैसे कि ये एग्जांपल है सुगर एंड यूरिया, सुगर एंड यूरिया, समझ में आ गया। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन यही है अपनी, इतना ही अपने को याद रखना है कि ये वे सब्सटेंस होते हैं जो कि कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को। अगर आप शुगर मिला देते हो पानी में और वहां से देखोगे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है या नहीं, तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर नहीं होता। और यूरिया के केस में भी सेम ऐसी चीज है। यहाँ से आपका एक बार क्वेश्चन आया हुआ आपके सीबीएसई में, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। अगला अपने पास इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से आपके जैम में, नीट में, जेई में, सीबीएसई में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, आते हैं क्वेश्चन, दैट इज द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, देखिए ओम्स लॉ क्या है। एक ओम्स नाम के जो साइंटिस्ट था उसने इसके बारे में बताया बेटा। तो यहाँ पर अपने पास होता क्या है, आपको पता भी होगा, ओम्स लॉ आपने कई दफा पढ़ा भी है, V = IR। ठीक है, V = IR आपके पास ओम्स लॉ होता है। इसकी डेफिनेशन क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, V क्या आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है। V क्या होता है आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस, I आपके पास करंट और R इज द रेजिस्टेंस। तो V पोटेंशियल डिफरेंस, दो इलेक्ट्रोड हो गए उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना दोनों का, एक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना, दूसरे का कितना, उनका डिफरेंस को कौन शो करता है, V। I क्या होगा अपने पास, करंट, और R हमने पढ़ाई था रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस इसको मैं बोलूं। ठीक है, ये अपने पास क्या हो जाता है, ओम्स लॉ की डेफिनेशन को बताता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द IR। ठीक है, कर लोगे। अब हम इसके बारे में और ज्यादा पढ़ते हैं, V IR होता है। ठीक है, हम सिंपली वो बात बोलते हैं कि जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके करंट के। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा किसके, करंट के बराबर होता है। और जैसे ही हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को हटाते हैं, अपने पास क्या मिल जाता है, V = IR। V = IR अपने को मिल जाता है। R ये चीज मैंने बताई थी, R क्या अपने पास रेजिस्टेंस है। ठीक है, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी अपने पास, क्या थी, हमने पीछे पढ़ा था, ओम। यही था। कंडक्टेंस की क्या थी अपने पास, ओम पर ओम थी। और यहाँ पर रेजिस्टेंस की क्या थी अपने पास, ओम थी। ठीक है, कर लोगे, कोई डाउट, कर लोगे।
ठीक है, तो ये था अपने पास ओम्स लॉ। ठीक है, या डेफिनेशन लिखवाऊं? डेफिनेशन लिखोगे? चलिए लिखिए डेफिनेशन लिखिए। द पोटेंशियल डिफरेंस V, ब्रैकेट में V लिख लेना, ऑफ ए कंडक्टर, द पोटेंशियल डिफरेंस V ऑफ ए कंडक्टर is directly proportional to the current, ब्रैकेट में I लिख लेना, to the current flowing through the conductor, कर लोगे? चलिए ठीक है। आगे हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। क्या होती है? उतार के इसको उतार। अब हम बात कर लेते हैं एक बार रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस अपने पास क्या हुआ? इट इज द ऑपोजिंग फोर्स। हमने पहले भी डिस्कस किया, एक बार फिर से हम इसके बारे में देख लेते हैं। ऑपोजिंग फोर्स अपोज करेगा किसको? टू टेंड्स टू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। सपोज मान लिया करंट यहाँ से इस तरफ जा रहा है, तो इसको जो रोकने का काम करेगा वो कौन करेगा? रेजिस्टेंस। वो उसके में रुकावट पैदा करेगा। तो ये क्या होगा अपने पास? फ्लो ऑफ करंट को जो रोकने के लिए होता है वो अपोजिंग फोर्स की बात करेंगे थ्रू द कंडक्टर। कोई कंडक्टर, सपोज दिस इज द कंडक्टर, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में क्या जा रहा है? करंट जा रहा है। तो इससे इस डायरेक्शन में कौन फ्लो होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन होगा? रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस इसके ऑपोजिट में आएगा। इसको रोकने का जो काम करेगा कौन करेगा? रेजिस्टेंस। इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। ये किसके बराबर होता है? रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए कंडक्टर एंड करंट। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की और करंट की रेशियो के बराबर होता है। कहना क्या चाहता है? आर किसकी रेशियो के बराबर है? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की रेशियो के बराबर है। V इज इक्वल टू आई आर था अपने पास। हमने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा था? V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, ये पढ़ा था ना। यहां से R क्या आ जाएगा? V बाय I। यही तो चीज है, यही तो हमने पढ़ा था। ठीक है, ओम्स लॉ में ये चीज पढ़ी थी, उसका अपोजिट हो गया यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। कुछ फैक्टर है जिनके ऊपर डिपेंड करती है। पहला है नेचर ऑफ कंडक्टर। आपने जो जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रांसफर हो रही है उसका भी डिपेंड करता है आपने किस तरह का कंडक्टर लिया है। फॉर एग्जांपल आपने आयरन का लिया है, सिल्वर का लिया, गोल्ड का लिया, प्लेटिनम का लिया, किस तरह का लिया है वो भी डिपेंड करेगा। तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने कंडक्टर कैसा लिया उसके ऊपर। इसलिए तो होता है ना, आपने अक्सर देखा होगा जो घरों में वायर यूज होती है वो कॉपर की होती है, मोस्टली सिल्वर की। सिल्वर और कॉपर का ही ज्यादातर यहाँ पर यूज होता है। कभी आयरन की देखी है? आयरन की बहुत ही रेयर आपको कहीं पर मिल गई तो आपको बहुत रेयर वायर मिलेगी आयरन की जिसका यूज होता होगा। ठीक है, नहीं तो मोस्टली सिल्वर की और आपको किसकी? कॉपर की ही मिलती है। दूसरा टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ये चीज हमने पढ़ी हुई थी। ठीक है, तो टेम्परेचर के वजह से रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। वो हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था कर्नेल्स वगैरह का, जब हमने डिस्कस किया था वहां पर भी पढ़ा था। लेंथ ऑफ द कंडक्टर अब डिपेंड करेगा कितनी लंबी आपने वायर ली है। एक छोटी वायर ली होगी, एक लंबी वायर ली होगी, डिपेंड करेगा। ठीक है, तो उसके ऊपर भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके एरिया के ऊपर भी डिपेंड करेगा।